नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो क्राइम की कहानी या मर्डर मिस्ट्री मैं आप सबको सुनाने वाला हूं, उसे सुनकर आपको किसी बहुत बड़े क्राइम थ्रिलर मूवी का प्लॉट भी कमजोर लगने लगेगा, क्योंकि इस हत्याकांड के पीछे की साजिश इतनी अजीब और इतनी चौंकाने वाली है जिस पर आसानी से यकीन कर पाना मुश्किल है। तो आइए शुरुआत करता हूं। यह घटना है ग्रेटर नोएडा की। दिल्ली के करीब ही ग्रेटर नोएडा है, जिसे अगर जिले की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर जिले के तौर पर जाना जाता है। इसी गौतम बुद्ध नगर जिले में, या फिर यह कहे कि ग्रेटर नोएडा इलाके में, इसी महीने की पिछले महीने की 3 तारीख को यानी 3 सितंबर को एक बड़ी घटना हुई। हुआ यह कि 3 सितंबर को एक जगह है सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में। उस सूरजपुर के रास्ते पर एक महिला की सुबह सुबह कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वो महिला स्कूटी पर अपने घर से निकली थी और काम पर जा रही थी। वो महिला बेसिकली ग्रेटर नोएडा के ही सरस्वती विहार इलाके की रहने वाली थी और उसका नाम था राजकुमारी। 40+ एज रही होगी उसकी। लेकिन अज्ञात बंदूकधारियों ने, जो बाइक पर आए थे, हेलमेट पहने हुए थे, उन लोगों ने राजकुमारी को टारगेट किया और बीच सड़क पर गोली मारकर फरार हो गए। इस तरह की बड़ी घटना के बाद जाहिर है पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोग सकते में आ गए। फौरन महिला की पहचान पता की जाने लगी। गाड़ी का नंबर और महिला के जो भी बिलोंगिंग्स थे, उससे महिला की पहचान पता हुई। घर वालों को इसके बारे में बताया गया। घर वाले रहने वाले हैं सरस्वती विहार का, जो मैंने आपको बताया, सरस्वती विहार इलाके के रहने वाले हैं और वो भी ग्रेटर नोएडा का ही एक पार्ट है। तो जब घर वालों को बताया गया तो पति और बेटी और तमाम परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने राजकुमारी की लाश देखी। वो भी ज़ारो कतार रोने लगे, बुरी तरह से रोने बिलखने लगे, क्योंकि घर के किसी मेंबर की हत्या हो गई थी। और अब चूंकि बिल्कुल ही एक कॉम्प्लिकेटेड केस था, जिसमें किलर्स पता नहीं कहां से आए, कहां चले गए, हेलमेट लगाए हुए थे, किसी ने उनको इस तरह नहीं देखा कि उनकी पहचान कर पाते, या किसी ने बाइक का नंबर भी नहीं देखा था। तो पुलिस भी बहुत कंफ्यूज्ड थी और पुलिस को इस मामले की जांच कैसे आगे बढ़ाई ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन पुलिस ने पारंपरिक तरीके से घर वालों से पूछताछ कर इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने का फैसला किया। सबसे पहले राजकुमारी की बेटी से बात की, जो बहुत ही अटैच्ड थी अपनी मां से। कोई भी बच्ची होती है। उससे पूछा गया कि तुम्हारी मां की हत्या किसने की होगी, क्या तुम्हारी मां की किसी से कोई लड़ाई थी, कोई ऐसी बात। तो राजकुमारी की बेटी ने पुलिस को यह बताया कि मेरी मां लोगों को ब्याज पर रुपए देने का काम करती थी और वो इसके लिए बाकायदा एक डायरी मेंटेन करती थी, जिसमें किस आदमी को उसने कितने रुपए दिए, कब दिए, ये सारी चीजों का हिसाब किताब लिखा होता था। तो कई लोगों से उनके अच्छे रिलेशन थे, कई लोगों से इन्हीं रुपए पैसों के चक्कर में उनके रिलेशन खराब भी थे। और ऑफ लेट उनका रिलेशन जो है खुद उनकी बहन से, यानी मेरी मौसी से, काफी खराब हो गया था। रुपए पैसों को लेकर मौसी के साथ उनकी लड़ाई हुई थी और हमें तो ये पूरा यकीन है कि मेरी मां के कत्ल के पीछे मेरी मौसी का ही हाथ है। उन्होंने ही मेरी मां की हत्या करवा दी होगी। अब एक बेटी जो नए उम्र की लड़की है, इनोसेंट है, वो जब इस तरह की बात पुलिस को बताए तो पुलिस का भी माथा ठनका। पुलिस को लगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहन ने ही बहन की हत्या करवा दी हो। आज के जमाने में तो कुछ भी मुमकिन है, आप सब जानते हैं, पुलिस को भी सब पता होता है। तो पुलिस ने राजकुमारी की बहन को इंटरसेप्ट किया, उसके परिवार वालों को इंटरसेप्ट किया और पूछताछ की। पुलिस ने तमाम सवाल जवाब किए और थोड़े सवाल जवाब के बाद पुलिस को यह यकीन हो गया कि इस मामले में बच्ची ये जो कन्फेस कर रही है या बता रही है, कंप्लेन जो कर रही है, उस बात में दम नहीं है, क्योंकि राजकुमारी की बहन इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। एक तरह से पुलिस की जांच में राजकुमारी की बहन को क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि राजकुमारी की बहन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जो भी दलील उसने पुलिस को दिए हों, उन बातों से पुलिस कन्विंस हो गई। कई बार होता है ना कि इंसान बता देता है कि नहीं, मैं वहां थी नहीं, या इस जगह थी, या मैं अपनी बहन को क्यों मारूंगी, और अगर मैं मारूंगी तो मेरे मोबाइल फोन की जांच कर लीजिए, जो किलर्स हों उनसे मेरी कभी बात हुई हो। तो कहने का मतलब, एक आदमी जब बेगुनाह होता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज भी अलग होता है, और एक आदमी जो दोषी होता है अगर वो किसी मामले में फंसता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। तो राजकुमारी की बहन को एक तरह से पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद, छानबीन के बाद क्लीन चिट दे दी। उसके पति से भी पूछताछ होनी थी, लेकिन पति ने तो नई कहानी सुनाई। पति ने तो बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराई, FIR दर्ज कराई कंप्लेनेंट के तौर पर, और नाम लिया अपने एक साढ़ू भाई का, यानी जो राजकुमारी की बहन है उसके पति का। और वो जो साढ़ू भाई है, वो साढ़ू भाई जो है हरियाणा का रहने वाला था। तो वहां सिर्फ रुपए पैसे की बात नहीं थी। साढ़ू भाई का नाम इसलिए लिया क्योंकि उसके साथ प्रॉपर्टी को लेकर भी राजकुमारी का और पुष्पेंद्र उसके पति का नाम है राजकुमारी के, उसका डिस्प्यूट चला आ रहा था। तो अब पुष्पेंद्र ने चूंकि अपने साढ़ू भाई का नाम ले लिया, तो पुलिस ने उसके साढ़ू भाई को भी
एग्जामिन करने का फैसला किया, उससे भी पूछताछ करने का फैसला किया। हरियाणा गई पुलिस, साड़ू भाई को पकड़ा, साड़ू भाई घर में मिल गया आराम से। अब जो किसी का कत्ल करवाए वो चैन की नींद तो घर में सो नहीं सकता। आमतौर पर लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं, दफा हो जाते हैं, लेकिन यहां साड़ू भाई घर में मिल गया। इससे पुलिस को साड़ू भाई पर भी शक जो है वो थोड़ा कम ही हो गया। हालांकि साड़ू भाई से भी पुलिस ने पूछताछ की, तमाम सवाल जवाब कि अपनी बेगुनाही में तुम्हारे पास क्या दलील है, अगर तुमने नहीं मारा तो कौन हो सकता है, तमाम तरह की बातें। साड़ू भाई ने हर चीजों का जवाब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दिया और पुलिस को लगने लगा कि जिस तरह राजकुमारी की बहन इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, उसी तरह पुष्पेंद्र यानी राजकुमारी के पति का साड़ू भी इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। ये दो ऐसे नाम थे जिनको पुलिस ने एग्जामिन किया और उसके बाद एक तरह से क्लीन चिट दे दी। अभी पुलिस की जांच चल रही थी और जैसा कि मैंने आपको बताया 3 सितंबर को यह घटना हुई थी। इसके 2 या 3 दिन बाद इस मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया और वो ट्विस्ट बहुत ही अजीब, बहुत ही चौंकाने वाला। वो ट्विस्ट ये कि ग्रेटर नोएडा के ही इलाके में, गौतम बुद्ध नगर जिले में, जांच के दौरान, छानबीन के दौरान पुलिस को 2 लोग मिले। ये 2 लोग बाइक पर जा रहे थे, कहीं ट्रेवल कर रहे थे और जब पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी तो ये 2 लोग उस नाकेबंदी को ब्रीच करके तोड़कर जाने की कोशिश कर रहे थे। और ये 3 सितंबर के जस्ट कुछ दिनों के बाद की ही घटना है। इस बीच पुलिस ने वो सारी इन्वेस्टिगेशन की थी जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया। तो ये 2 लोग जो है वो नाकेबंदी को तोड़कर आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने जब इनको रुकने का इशारा किया तो जैसा कि आमतौर पर अपराधियों की आदत होती है, उन्होंने रुकना तो बहुत दूर की बात, वहां से भागने के क्रम में उनके पास जो भी फायर आर्म्स थे उससे उन्होंने पुलिस वालों को डराने के लिए फायर किए, गोली चलाई। यूपी पुलिस जो है बहुत ताबड़तोड़ इनकाउंटर करती है, आपको पता है आजकल। ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने भी पलटवार किया और इस पलटवार में जो 2 लोग पुलिस के नाकेबंदी को तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे वो दोनों लोग पकड़ लिए गए। इन दोनों लोगों के नाम हैं मोनू गुर्जर और अंकित दुजाना। इनका ताल्लुक दिल्ली के आसपास के इलाकों से ही है। जैसे मोनू गुर्जर जो है वो हापुड़ का रहने वाला है और अंकित दुजाना मोनू गुर्जर का जानकार है। दोनों के पांव में गोली लग चुकी थी, दोनों को पुलिस ने पकड़ा। अपराधी तो थे ही, वरना पुलिस को देखकर क्यों भागते, पुलिस पर गोली कहां से चलाते। अब जब इनसे पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और इन्होंने जब मुंह खोला तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजकुमारी के कत्ल के मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट ये था कि इन दोनों ने राजकुमारी का कत्ल करने की बात कबूल कर ली। इन्होंने मान लिया कि इन्होंने ही 3 सितंबर को राजकुमारी का पीछा कर सुबह के वक्त उसे हिट किया था, उसे गोली मारी थी जब वो सरस्वती विहार से निकलकर काम पर सूरजपुर जा रही थी। पुलिस ने इनसे पूछा कि भाई क्यों गोली मार दी, तुम्हारी क्या दुश्मनी थी, क्या तुम राजकुमारी को जानते थे? इन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हम तो रुपए पैसों के लिए कत्ल करते हैं, हमें इस कत्ल के लिए 2.5 लाख रुपए मिले थे तो हमने काम करना था, हमने गोली मार दी। पुलिस को गुस्सा तो बहुत आया, जो भी ठुकाई पिटाई होनी थी हुई, लेकिन पुलिस ने पूछा कि भाई किसने तुम्हें 2.5 लाख रुपए दिए, क्यों गोली मार दी? तो उसने बताया कि हमें ये 2.5 लाख रुपए राजकुमारी के पड़ोस में रहने वाले एक आदमी कपिल ने दिए थे और उस कपिल से हमारी पुरानी जान पहचान है। पुलिस ने पता किया कि क्या वाकई पड़ोस में कोई कपिल रहता है, नहीं रहता है। पुलिस ने देखा कि हाँ कपिल रहता है, पता किया तो पता चला। कपिल को पुलिस ने फौरन उठा लिया और फिर उससे सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया। सस्टेन्ड इंटरोगेशन आप समझते हैं, सख्ती से पूछताछ। अब जब सख्ती से पूछताछ हुई तो कपिल ने भी मुंह खोला और जब कपिल ने मुंह खोला तो इस मामले का एक और मेजर ट्विस्ट सामने आया। मैं इसलिए बार बार इस तरह के ट्विस्ट को मेजर बता रहा हूं और बहुत चौंकाने वाली बात बता रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि कितनी साजिशें इस मर्डर के पीछे छुपी हुई हैं। तो जो दूसरा मेजर ट्विस्ट था वो ये कि कपिल ने कहा कि सुपारी तो मैंने दी थी, 2.5 लाख रुपए मैंने सुपारी किलर्स को भी दिए थे इस घटना को अंजाम देने के बाद, लेकिन ये कत्ल मैंने नहीं करवाया, बल्कि इस कत्ल के पीछे असली मास्टरमाइंड तो खुद राजकुमारी का पति पुष्पेंद्र है। पुलिस भी हैरान रहेगी। जो पुष्पेंद्र बेतहाशा रो रहा था, जो पुष्पेंद्र अपने साड़ू भाई पर इल्जाम लगा रहा था, जिस पुष्पेंद्र की बेटी राजकुमारी की बहन को दोषी बता रही थी, अपनी मौसी को, वही पुष्पेंद्र अपनी पत्नी का कातिल है। पुलिस हैरान रहेगी। लेकिन चूंकि अब मामले का खुलासा होने लगा था, दोनों हेंचमैन यानी शूटर्स जो है वो पुलिस के कब्जे में थे, उन्होंने जुर्म कबूल लिया था, उनके निशानदेही पर कपिल पकड़ा गया, कपिल ने भी जुर्म कबूल लिया, कपिल ने पुष्पेंद्र का नाम लिया, तो पुष्पेंद्र को ऐसे तो छोड़ा नहीं जा सकता। अब पुलिस ने पुष्पेंद्र को पकड़ा। इस बार पुष्पेंद्र कंप्लेनेंट नहीं बल्कि एक्यूज्ड के तौर पर पुलिस के पास पहुंचा था, पुलिस के कब्जे में था। पुष्पेंद्र से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने मान लिया कि हाँ ये मर्डर उसने ही करवाया है, लेकिन उसने अकेले नहीं करवाया, बल्कि इस मर्डर में उसका पड़ोसी कपिल शामिल है और राजकुमारी का यानी उसकी पत्नी का एक पूर्व प्रेमी जीतू शामिल है और खुद उसका एक चाचा, पुष्पेंद्र का एक चाचा, वो भी शामिल है। यानी पुष्पेंद्र ने खुद अपने को मिलाकर कुल 4 लोगों के नाम लिए। कपिल,
जीतू, पुष्पेंद्र और पुष्पेंद्र का चाचा। अब सवाल यह है कि पुष्पेंद्र ने कत्ल क्यों करवाया? पुष्पेंद्र की अपनी बीवी से क्या दुश्मनी थी? इसका जवाब भी अब पुलिस की पूछताछ में सामने आया। और बाकी जो 3 लोग थे, पुष्पेंद्र का चाचा, कपिल और जीतू, इनकी राजकुमारी से क्या दुश्मनी थी? इसका जवाब भी तफ्तीश में सामने आया। और जब ये इन सारे लोगों के कत्ल के पीछे की वजह आप जानेंगे तो आई बेट कि आपको हैरानी होगी। पुष्पेंद्र ने इसलिए अपनी बीवी का कत्ल करवाया क्योंकि पुष्पेंद्र पुलिस को यह कह रहा था कि अगर मैं अपनी बीवी राजकुमारी की हत्या नहीं करवाता तो राजकुमारी मेरी हत्या करवा देती। अब यह क्या कहानी है? कहानी यह है कि राजकुमारी जो है बहुत आजाद ख्याल की महिला थी। मैंने आपको बताया कि वो कामकाज भी करती थी, काम पर जा भी रही थी जिस दिन उसकी हत्या हुई थी, लेकिन इसके अलावा वो लोगों को रुपए पैसे उधार देने का भी काम करती थी। और जैसा कि मैंने कहा आजाद ख्याल की महिला थी, तो उसके कई लोगों से रिलेशन भी थे, मतलब कई लोगों के साथ उसकी घनिष्ठता थी। इसे आप प्रेम संबंध कह लें, मित्रता कह लें, जो कह लें, लेकिन एक पति के तौर पर राजकुमारी का पति पुष्पेंद्र इन चीजों का विरोध किया करता था और पति पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाइयां हुआ करती थी। इस बीच हुआ ये कि एक जो आदमी था जीतू, जो राजकुमारी का प्रेमी था किसी जमाने में, उस जीतू के साथ राजकुमारी ने कभी बहुत ज्यादा भरोसे में या प्यार के झोंके में ये बता दिया था कि उसका पति पुष्पेंद्र उसे बहुत परेशान करता है और वो आज नहीं तो कल अपने पति पुष्पेंद्र का कत्ल करवा देगी, उसकी हत्या करवा देगी। राजकुमारी की बात सुनिए आप। अब जब राजकुमारी ने यह बात कही तो जीतू ने अपने मोबाइल फोन पर, कॉल रिकॉर्डिंग उसका ऑन था, ये बात रिकॉर्ड कर ली। यानी प्रेमी ने, राजकुमारी के प्रेमी ने राजकुमारी की यह बात रिकॉर्ड कर ली और जीतू ने किया डबल क्रॉस। अपनी प्रेमिका को धोखा देकर उसने ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें राजकुमारी पुष्पेंद्र का हत्या करवाने की बात कह रही थी, उसने उस कॉल रिकॉर्डिंग को पुष्पेंद्र को सुना दिया। पुष्पेंद्र, और ये घटना है आज से कोई 2 साल पहले की, पुष्पेंद्र ने जब ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको लगा कि अरे मैं तो, पत्नी के साथ मेरी लड़ाई हो रही है क्योंकि पत्नी इधर उधर ज्यादा लोगों से मिलती है, लेकिन मैं तो उससे मारने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता, लेकिन यहां ये तो मेरा कत्ल करवाने की साजिश रच रही है। पुष्पेंद्र हैरान रह गया और पुष्पेंद्र ने उसी वक्त, आज से कोई 2 साल पहले, उसने तय कर लिया था कि वो राजकुमारी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, अपनी पत्नी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। रिश्तों का पेंच देखिए कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। बीवी भी पति का कत्ल करवाना चाहती थी, पति भी बीवी को मारना चाहता था, लेकिन दोनों एक छत के नीचे रह भी रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने का नाटक भी कर रहे थे। दोनों एक दूसरे ने एक दूसरे के पीठ में खंजर घोंपने के लिए अपने हाथों में छुरा भी ले रखा था। अजीब है कहानी। तो पति ने यह तय कर लिया कि वो राजकुमारी की हत्या करवाएगा, चाहे राजकुमारी, या तो राजकुमारी उसकी हत्या करवा देगी। तो उसने यह तय किया कि वो राजकुमारी की हत्या करवाएगा। तो पति का तो यह इंटेंशन था और इस वजह से उसने अपने पड़ोस में रहने वाले कपिल से बातचीत की। अब कपिल इसलिए तैयार हो गया क्योंकि कपिल ने राजकुमारी से लोन पर, उधार पर रुपए ले रखे थे और ये रुपए वो राजकुमारी को वापस नहीं लौटाना चाहता था। ठीक इसी रीजन से, इसी वजह से राजकुमारी का जो पूर्व प्रेमी है जीतू, वो भी कपिल और पुष्पेंद्र के साथ इस मर्डर की कॉन्स्पिरेसी में, साजिश में शामिल हो गया, क्योंकि उसने भी राजकुमारी से रुपए ले रखे थे और वो रुपए वापस नहीं लौटाना चाहता था। और ठीक इसी वजह से पुष्पेंद्र का एक चाचा, जिसने राजकुमारी से रुपए ले रखे थे, वो भी रुपए राजकुमारी को नहीं लौटाना चाहता था, तो वो भी इस मर्डर की साजिश में शामिल हो गया। इस तरह से 4 लोग मिले और इन 4 लोगों में सबसे बड़ा दुश्मन तो पति ही था, क्योंकि उसको लगता था कि राजकुमारी उसकी हत्या करवाना चाहती है, और बाकी लोग अपने अपने रुपयों जो उन्होंने उधार में ले रखे थे, उन रुपयों को वो चुकाना नहीं चाहते थे, तो उससे मुक्ति पाना चाहते थे। मतलब बाकी लोग जो है वो बेईमान थे, नियत के खोटे थे, जो किसी का हक मारना चाहते थे, किसी के हिस्से के पैसे मारना चाहते थे, और इस वजह से वो राजकुमारी की हत्या में साथ देने के लिए तैयार हो गए। और पुष्पेंद्र का तो ये कहना था कि उसकी बीवी ने एक तो उसे रिलेशन के मामले में धोखा दिया ही, कई लोगों से प्रेम संबंध रखती रही, और ऊपर से उसकी हत्या की साजिश रच रही थी। तो इससे पहले कि उसकी बीवी उसे मरवा देती, उसने तय किया कि वो अपनी बीवी की हत्या करवाएगा, इसलिए उसने इस हत्या की साजिश रची। कपिल से बात की, कपिल सुपारी किलर्स को जानता था और उन सुपारी किलर्स से 2.5 लाख रुपए में राजकुमारी की हत्या कराने का सौदा तय हुआ। और इसके बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 सितंबर को प्लानिंग हुई। राजकुमारी जब घर से निकली तो इशारा दिया गया, ये किलर्स उसका पीछा कर रहे थे, और दोनों कातिल जब उनको मौका मिला सुनसान सड़क पर सूरजपुर के रास्ते में, तब उन्होंने राजकुमारी को बिल्कुल करीब से 3 गोलियां मारी और बाइक पर आए थे, बाइक से ही फरार हो गए। हेलमेट पहने हुए थे, कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। मगर इत्तेफाक देखिए कि कुछ ही दिनों के बाद, तकरीबन 4 से 5 दिनों के अंदर, वो कातिल जो है ग्रेटर नोएडा के इलाके में ही एक नाकेबंदी में पुलिस के हत्थे चढ़ गए, फायरिंग भी हुई और एनकाउंटर में दोनों कातिल जख्मी भी हो गए, दोनों की टांगों में गोली भी लगी।
पता यह भी चला कि उस वक्त ये दोनों कातिल जो है ग्रेटर नोएडा के इलाके से ही गुजर रहे थे, और गुजर इसलिए रहे थे कि वो सरस्वती विहार में पुष्पेंद्र से 2.5 लाख रुपए जो उन्होंने कत्ल की सुपारी के तौर पर कमिट करवाया था पुष्पेंद्र से, वो रुपए लेकर वापस लौट रहे थे, यानी रुपए लेने गए थे। और इसी दौरान वो पकड़े गए, एनकाउंटर हो गया, और उनके पकड़ने के बाद कत्ल का ये सारा भेद खुल गया। तो कितनी अजीब कहानी है जिसमें पति पत्नी के बीच घनघोर अविश्वास है, धोखा है, रिलेशन ओरिएंटेड इशू है, दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, फिर अगल बगल के लोगों से मिले हुए हैं, पड़ोसियों से मिले हुए हैं, रिश्तेदारों से मिले हुए हैं कत्ल के मामले में। और बाकी सारे लोगों का इंटरेस्ट यह है कि एक महिला जिससे उन्होंने रुपए लिए हैं, उस महिला की अगर मौत हो जाए तो रुपए चुकाने नहीं पड़ेंगे। पुष्पेंद्र ने उनको यह वादा भी दे रखा था कि अगर इस मर्डर में तुम लोग मेरा साथ दो तो तुम सारे लोगों के पैसे जो भी बनते हैं राजकुमारी के ऊपर, वो पैसे तुम्हें देने नहीं पड़ेंगे। बीइंग हर हस्बैंड, मैं वो पैसे तुम लोगों को माफ कर दूंगा। तो ये भी एक कहानी का एलिमेंट है। तो बहुत ही अजीब और शॉकिंग स्टोरी